मित्रों, आज हम जिस पुस्तक को समीक्षा के लिए रखे हैं उसका नाम है जय गाथा। यह अपने तरह की अनोखी कृति है जो ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित है। आज़ादी की लड़ाई में गांव की भागीदारी क्या रही है और विश्व स्तर पर एक भारत का साधारण सा गांव किस प्रकार तालमेल बैठाता है, उसको लेकर पूरा विवेचना किया गया है। इसमें गांव ही एक चरित्र है। जनरली हम लोग देखते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु को चरित्र बनाया जाता है, उसके आधार पर उपन्यास लिखा जाता है, लेकिन इसमें गाँव ही एक चरित्र है। कालक्रम में आगे बढ़ता है और सब कुछ अपने आप बताता है। और इसके रचयिता जाने माने साहित्यकार डॉक्टर मधुकर गंगाधर हैं, जिनसे आप सब परिचित हैं। इन्होंने साहित्य के सभी विधाओं, उपन्यास, कहानी, कविता, आलोचना में अपना योगदान दिया है। और 60 के दशक में इनकी एक कहानी ढिबरी काफ़ी लोकप्रिय हुई थी, जो न कि राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर भी इसकी सराहना की गई थी और इसके लिए इनको काफ़ी ख्याति अर्जित इन्होंने किया था। मैं समझता हूं कि इस पुस्तक पर को लिखने के संदर्भ में क्या इनके मनोभाव उठे हैं, किस तरह चरित्र को इन्होंने सजीवता प्रदान किया है, सब उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही इस पुस्तक पर आलोचना के लिए, इस पर समीक्षा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल, जो वर्षों प्राध्यापक दिल्ली विश्वविद्यालय में रहे हैं और केंद्रीय हिंदी निदेशक भी रहे हैं। ये भी कथाकार, आलोचक और कई उपन्यास के रचयिता भी हैं, कहानीकार हैं। और साथ ही डॉक्टर गोपेश्वर सिंह भी हैं, जो अध्यक्ष दिल्ली हिंदी विभाग के हैं, साथ ही आलोचक और कई पुस्तकों के रचयिता हैं। तो मैं समझता हूं कि महानुभावों को हम लोग को सुनने का मौका मिलेगा और इस किताब के बारे में, जय गाथा के बारे में जानने का भी मौका मिलेगा। आपकी ओर से सबसे पहले डॉक्टर मधुकर गंगाधर को आमंत्रित करता हूं कि वो कुछ बताएं कि इस किताब की क्या भूमिका रही है, किस प्रकार इन्होंने लिखा, क्या इसकी विशेषता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे। अमरेंद्र जी, ये उपन्यास ऐसे लिखा गया कि बचपन से जब मैं अपने गांव को देखता था तो गांव से अजीब किस्म का मोह मुझे रहा था। जब बड़ा हुआ, पढ़ लिख करके बाहर निकला, तब मैंने बाहर के साहित्य को पढ़ा। अमेरिकन साहित्य में सारा जीवेट और अंग्रेज़ी साहित्य में खास करके हार्डी को पढ़ा, जिसके वेसेक्स नॉवेल्स को पढ़ा मैंने। पर्लबर्ग का गुड अर्थ पढ़ा। तो और हिंदी, यहाँ हिंदुस्तान में ताराशंकर बंदोपाध्याय के बहुत सारे उपन्यासों को पढ़ा। उड़िया के गोपीनाथ महांती को पढ़ा, तमिल के तक्षी शंकर पिल्लई को पढ़ा। तो मुझे लगा कि ये जो गांव है ये कम महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति से कम महत्वपूर्ण नहीं है। गांव का भी अपना एक व्यक्तित्व होता है। और ख़ास करके जिस गांव में मैं पला बढ़ा, जो गांव मैंने देखे, अपना गांव और आसपास के गांव, तो मैंने ये महसूस किया कि गांव की भी एक समग्र ज़िंदगी होती है। जैसे कि एक व्यक्ति की ज़िंदगी होती है, व्यक्ति के हाथ, पाँव, उंगलियां, आँख वगैरह होते हैं, उसी तरह से गांव की भी एक ज़िंदगी होती है, गांव का एक व्यक्तित्व होता है और उसको उसी रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मैंने यह भी महसूस किया कि पिछले दिनों जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी, मैं बच्चा था, मैंने आँखों से देखा उसको, और उसको भागीदारी तो न समझिए, लेकिन आँखों देखा हाल तो मैं जानता ही हूँ आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत का। तो एक गांव, छोटा सा गांव, बहुत ही उत्तर बिहार का एक कोई साधारण सा गांव, पिछड़ा हुआ गांव, वहाँ भी आज़ादी की चिंगारी छिटकती है। और सबसे बड़ी बात है कि उस गांव में न केवल दिल्ली, न केवल गांधी जी जो उन दिनों पूना और बम्बई वगैरह में रहते थे, साबरमती आश्रम में रहते थे, वहाँ से बल्कि जापान और जर्मनी तक में जो घटनाएं घटती थीं वो छनकर गांव में किस तरह आती थीं और गांव में उसका क्या रिएक्शन होता था, और वो फिर उलट के किस तरह से बाहर दिल्ली और साबरमती आश्रम, गांधी जी तक वो घटना पहुंचती थी, वो भावना पहुंचती थी। तो यह जो एक विश्वव्यापक रूप में एक गांव का व्यक्तित्व होता है, मैंने इसको महसूस किया और उसी को मैंने उजागर करने के लिए जय गाथा पुस्तक लिखी है। इसमें जो चरित्रों का आपने चरित्र के तौर पर गांव को रखा, तो गांव ग्रामीण जीवन को, भाव को, उसके जो घटनाक्रम घटते हैं उसको गांव के करना, इसको आप सजीवता या सरलता या वो पठनीयता देने में कितनी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ा?
इसमें कठिनाई मेरे लिए कुछ भी नहीं है और मैंने कोई कठिनाई महसूस नहीं किया, इसलिए कि आज भी मैं मिजाज से, जिसको कहते हैं मिजाज से आज भी मैं ठेठ ग्रामीण हूँ। आज भी मैं जब रात में सपने देखता हूँ तो गांव के बगीचे, गांव की धूल भरी सड़कें ही नज़र आती हैं, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद की सड़कें नज़र नहीं आती हैं। तो इस तरह से ये गांव मेरे तन मन में रचा बसा है। तो जब मैंने गांव की ज़िंदगी पर लिखने के लिए शुरू किया तो मुझे आईने की तरफ साफ नज़र आने लगी सारी चीज़ें, और जो घटनाएं, जो व्यक्ति थे वो सजीव होकर मेरे सामने आते गए, इसलिए मुझको लिखने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मैं चर्चा इस पर और जारी रखेंगे, उसके पहले प्रोफेसर विमल से मैं अपने विचार रखने को आग्रह करूंगा कि वो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनको कैसा लगा, क्या इसके अच्छे पहलू हैं, क्या इसके नेगेटिव पहलू हैं, या क्या और विशेष इसमें तौर पे ऐड किया जा सकता था। इस पर उनसे उनका राय। जय गाथा एक बहुत ही रोचक उपन्यास है और मोटे तौर पर आप देखेंगे कि आज़ादी को लेकर के, आज़ादी की लड़ाई और आज़ादी तक के बहुत सारे उपन्यास हिंदी में लिखे गए हैं। उन तमाम उपन्यासों में हमारे ग्राम समाज की जो भूमिका है वो कुछ व्यक्तियों पर आश्रित है और वो व्यक्ति जो हैं वही जैसे नेतृत्व करते हैं। और इस उपन्यास में पहली बार गांव का जो लोक तत्व है, यानी गांव की वनस्पति, गांव की बाढ़, गांव में आग लगना, गांव में और घटनाएं होना, वो सारी की सारी घटनाएं अंतर्ग्रथित होकर के जैसे एक लक्ष्य की ओर जा रही हैं। मोटे तौर पर आप देखेंगे कि इस उपन्यास में आरंभ में जब एक इतिहासकार की दृष्टि से मधुकर गंगाधर उस वंशवेली का इतिहास बताते हैं तो मुझे लगा कि शायद वो उपन्यास नहीं लिख रहे हैं बल्कि एक इतिहास लिख रहे हैं। और इस इतिहास में उन्होंने अपने उस प्रयोग में उन वंशवेली की पूरी जो तालिका है वो भी प्रस्तुत कर दी कि ये प्रथम पुरुष यहाँ ये है, और अब जो जैन तक जो है उसकी पूरी सूची दी है। और उसमें सबसे एक बहुत रोचक वृतांत जो है कि गांव में जो चर्या है, गांव का लोक समाज जिस तरह के काम करता है, यानी जो वो काम करता है उन सब के विवरण उसमें आपको मिलेंगे। मैं छोटे से 2 उदाहरण देता हूँ, ज़्यादा बड़े उदाहरण नहीं, कि जब गांव में कोई विवाह उत्सव है, उस विवाह उत्सव का इन्होंने विवरण दिया है। विवाह उत्सव में यह है कैसे लोग तैयार होते हैं, किस तरह से घर की जो बहुएं हैं उनका एक खास उनकी भूमिका होती है, उन्हें उसके लिए जाना पड़ता है। और वो विवरण जो है वो ऐसा लगता है जैसे कहीं जोड़ा गया नहीं है, बल्कि गांव की जीवंत होने का एक प्रतीक है। इसी तरह से कुछ गांव में कुछ ऐसे घटनाएं हैं जो आपसी अंतर्विरोध हैं परिवारों के, जैसे जो सब जगह होते हैं। इन्होंने उस अंतर्विरोध में भी इसको पिरोया है कि एक जो बलशाली पुरुष है बसंत सिंह जो है, वो जाकर के जब अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए ज्योति आगे खड़े होते हैं तो वो उनको हड़काता है, कहता है तुम क्या कर रहे हो। और ये एक तरह से कहना चाहिए कि ये सत्यवादिता की दृष्टि से कहें तो इस उपन्यास के आरंभिक अंशों में वो है, लेकिन इसमें जादू, टोना, अविश्वास, अंधविश्वास, वो सारी चीज़ें भी, यहाँ तक कि इन्होंने बहुत ही कौशल से उसमें कुछ कहानियाँ पिरोई हैं, वो बहुत रोचक हैं। वो अंतर्ग्रथित वो एक दो चरित्रों को और उस पूरे वृत्तांत को जोड़ती हैं। एक जगह इन्होंने एक राजकुमार की कहानी सुनाई जो बड़ी गांव में लोक कथाओं की तरह है, बल्कि वो लोक गाथाओं का अनुवाद भर कर दिया जैसा लगता है। और जो मुझे लगता है इस उपन्यास की रोचकता की दृष्टि से कि ये विषय बहुत पुराना है, कहना चाहिए अगर अंग्रेजी में आप अनुमति दें तो वो ओवर स्टडीड सब्जेक्ट है। सबको पता है आज़ादी के दिनों में क्या हुआ, कैसे गांव समाज रहा, कितने गरीब हम लोग थे, अनाज की कितनी कमी थी, आवागमन की कितनी कमी थी, स्वास्थ्य सेवाएं क्या थी। लेकिन ये एक बार पुनर्सूचना मिलती है क्योंकि उन सब में गांव रसा बसा है, उनसे अलग नहीं है। उन झगड़ों से, उन विवादों से गांव बराबर उससे रसा बसा है। और ये एक वृत्ति जो है इस उपन्यास की, कहना चाहिए कि मूल धुरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुलनात्मक रूप से दूसरे उपन्यासों के संदर्भ में इसको लें तो हम पाएंगे कि ये उपन्यास कदाचित उस वक्त की घटनाओं का जो एक ऐतिहासिक महत्व है उसको रेखांकित करता है। और इस दृष्टि से जय गाथा जो है एक परिपूर्ण उपन्यास है, इस अर्थ में भी कि वो अंत में जब आज़ादी की सुबह की परिघटना जो घटित होती है उसका विवरण भी देते हैं। जहाँ आपने कहा कि इसकी आलोचना कैसी की जाए, इसमें क्या चीज़ें ढूंढी जाएँ, कैसे किया जाए, मुझे ये लगता है कि
मधुकर गंगाधर जो कि बड़े सिद्धस्त कथा लेखक है, पुराने लेखक, उनकी कहानी अब भी आते हैं। ढिबरी जैसी कहानी जो बड़ी मार्मिक और कहना चाहिए कि अपने तरह की अलग कहानी है। ऐसे लेखक को अब इसकी आवश्यकता क्या पड़ी थी, और उस मिथकीय गांव को अब अगर उद्घाटित कर रहे थे तो अब उस मिथकीय गांव को उद्घाटित करते हुए आज जो गांव का स्वरूप बदल रहा है, गांव का राजनीतिक चक्र जो बदल रहा है, उसके बारे में भी कुछ सूचनाएं इसमें होनी चाहिए थी। क्योंकि आगे स्वतंत्रता के बाद गांव कैसा होगा, क्या होगा, जय गाथा में वो एक पटाक्षेप है, वहाँ उसके बाद गांव का अस्तित्व है कि नहीं, ये कुछ प्रश्न हैं जो कि उनके आलोचना के रूप में उनके उपन्यास से ही उभरते हैं, और उनका उत्तर उपन्यास में नहीं मिलता, उसे बाहर से देना पड़ेगा। जैसा कि प्रोफेसर विमल ने कहा कि उपन्यास ऐतिहासिक से शुरू होकर एक उपन्यास का शक ले लेता है, आपको इस उपन्यास के संदर्भ में इस उपन्यास को कहाँ देखते हैं? इसमें कैसे जिस प्रकार के एक चित्रकार कुची और रंग का चीज़ नहीं है, बल्कि एक पूरा दृश्य को प्रदर्शित करता है, तब जाके उस तस्वीर का जो लोग देखते हैं तब उनके बारे में, उस प्रकार इस पूरे पुस्तक को आप किस संदर्भ में और कहाँ स्थित देखते हैं उपन्यासों के बीच में? अमरेंद्र जी, ये उपन्यास हमारे सामने जिस रूप में है और जिस रूप में विमल जी ने इसकी चर्चा की और स्वयं लेखक ने मधुकर गंगाधर ने की, मैं आपसे कहूँ कि मधुकर गंगाधर को मैं अपने छात्र जीवन से जानता रहा हूँ। जब ये अपेक्षाकृत नए थे, युवा थे, आकाशवाणी में काम करते थे, और इनकी कहानियों का और इनके साहित्य का मैं एक तरह से नियमित पाठक था, और बल्कि इनकी बैठकी का नियमित बैठकबाज था। तो इनकी कहानियाँ और इनके उपन्यास और जो बहुत सारी चीज़ें ये रचने के लिए सोचते थे, वो मैं सुनता था। ये बहुत सारे उपन्यास तो इन्होंने सिर्फ हम लोगों को सुनाए और जो लिखे नहीं गए, तो मुझे अफसोस है कि उन्होंने नहीं लिखे। लेकिन इनमें एक अद्भुत कला थी कहानी कहने की, किस्सा कहने की, कि अपना पूरा उपन्यास सुना जाते थे। हम कहते थे कि ये सुना रहे हैं, आप लिख क्यों नहीं डालते हैं? लेकिन उन्होंने लिखा नहीं। जीवन की आपाधापी या दूसरी व्यस्तताएं, दूसरी महत्वाकांक्षाएं या आलस्य जो भी रहा हो, मधुकर गंगाधर ने लेकिन जो लिखा, मेरा कहना है कि ये 1955-56 के बाद से हिंदी कहानी में जो बदलाव आता है, बल्कि आप कहें कि 50 के बाद से ही एक तरह से नई कहानी का जो आंदोलन है, नई कहानी के जो लेखक हैं उनमें थोड़ा छोटे पड़ते हैं मधुकर गंगाधर, 2-4 साल। लेकिन मधुकर गंगाधर जिस ढंग की कहानी लेकर आए, जैसे ढिबरी कहानी की चर्चा हुई, काग भाका कहानी है, तो आप देखेंगे कि इसमें एक नया गांव आया है जो 1950-60 का गांव है। ये जय गाथा भी कुछ उसी तरह से एक आज़ादी के पहले और आज़ादी के लगभग का बदलता हुआ गांव, कैसे एक गांव विश्व में आ रहे जागरण का केंद्र बनता है, और एक अत्यंत पिछड़े गांव में सारी सूचनाएं आती हैं, आज़ादी की हवा आती है। हम समझते हैं कि ये गांव बिल्कुल कटे हुए हैं और पिछड़े हुए हैं, लेकिन इसे पढ़कर लगता है कि हमारा गांव ऐसा था, जहाँ तमाम सूचनाएं जा रही थी, जहाँ तमाम राजनीतिक जागरूकता जा रही थी, जहाँ बदलने का एक संकल्प जन्म ले रहा था। उस संकल्प के बीच से ये उपन्यास खड़ा होता है। मैं इसी के साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि मधुकर गंगाधर में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा गोई है। किसी भी बात को वो बड़े रोचक ढंग से कहते हैं। विमल जी, आप इस पर देखेंगे कि किस्सा गोई, किस्सा कहने का जो ढंग है, किस्सा पैदा करने का जो ढंग है, वो मधुकर गंगाधर में अद्भुत है। इसी के साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मधुकर गंगाधर बिहार के उस अंचल के हैं, पूर्णिया अंचल, जो महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का अंचल है, और रेणु इनसे पहले हो चुके हैं। उनका मैला अंचल और परती परिकथा, इसकी धूम मच चुकी थी। उस समय मधुकर गंगाधर आए कथा क्षेत्र में,
रेणु के कथा क्षेत्र से जन्म लेने वाला, आने वाला एक नया कथाकार। जमीन कथा भूमि उसकी वही है, लेकिन आप देखेंगे कि आंचलिकता के दायरे में नहीं आते हैं मधुकर गंगाधर। रेणु के कथा साहित्य में जो रोमानीपन है, उस रोमानीपन से वो मुक्त है। एक ठेठ यथार्थवादी दृष्टि, गांव को खुली आंख से देखने का नजरिया, लेकिन किस्सा गोई का भरपूर इस्तेमाल, ये मधुकर गंगाधर ने अपनी कहानियों में भी किया है और इस उपन्यास में भी किया है। विमल जी, आप जो कह रहे थे ना कि आज ज़रूरत क्या है, हम तो जानते हैं कि वो गांव कैसे थे। आज गांव जैसे बदले हैं उसकी भी थोड़ी झलक आनी चाहिए। ये सही है कि गांव बदल चुके हैं। मैं 1960-65 के अपने बचपन के गांव को याद करता हूँ, और अभी अभी मैं एक हफ्ता पहले अपने गांव से लौटा हूँ। मेरा गांव अब वैसा गांव नहीं है जहाँ बैलगाड़ी का चलना 3 महीने बरसात में मुश्किल था। अब वहाँ दंदनाती हुई मोटर गाड़ियाँ जा रही हैं, और गांव में बहुतों के पास मोटर गाड़ियाँ हैं। जहाँ सूचनाएं कई महीने नहीं आती थीं, वहाँ हर घर में 2-4 मोबाइल फ़ोन हैं, और दिन रात देश के हर कोने से और विश्व के हर कोने से बातचीत होती है। ये हमें मालूम है। मधुकर गंगाधर असल में एक ऐतिहासिक गांव को हमारे सामने रख रहे हैं, एक कालखंड से उठा कर रख रहे हैं। उस कालखंड को देखने का इस लेखक का अपना नज़रिया है। उस कालखंड के अपने अंतर्विरोधों को, उस कालखंड की अपनी शक्ति को देखने का अपना नज़रिया है, और लेखक उसे देखता है। अगर साहित्य इतिहास है तो आज़ादी के पूर्व बिहार के गांव की जो स्थिति थी, गांव जिस तरह से करवट ले रहे थे, उसमें जो बदलाव आ रहे थे, जो राजनीतिक चेतना आ रही थी, मुक्ति की जो हवा बह रही थी, ये जब बिहार के गांव का अध्ययन आप करेंगे तो वो इतिहास उतना साथ नहीं देगा जितना कि नागार्जुन के उपन्यास देंगे, बलचनमा देगा, रतिनाथ की चाची देगी, रेणु का उपन्यास या मधुकर गंगाधर का यह उपन्यास और मधुकर गंगाधर की कहानियाँ। इसलिए इनकी भूमिका है, और इतिहास का ये कच्चा माल है। एक तरह से आप कह लें कि इतिहास के लिए ये लिटरेरी डॉक्यूमेंट है, साहित्यिक साक्ष्य है, जिसके बिना आगे जब 100-200 साल बाद आप जानना चाहेंगे कि बिहार के उस अंचल के गांव कैसे थे, ज़िंदगी कैसी थी, कैसे बदलाव आ रहे थे, कैसे मुहावरे थे, भाषा किस रूप में थी, बोली बानी कैसी थी, खान पान कैसा था, ये कहानियाँ और ये उपन्यास हमारे सामने एक बहुत ही प्रामाणिक साक्ष्य लेकर प्रस्तुत होंगे। मैं समझता हूँ कि इसका महत्व है और महत्व रहना चाहिए। तो मैं स्वागत करता हूँ कि मधुकर गंगाधर ने मुझे इन्होंने कई उपन्यासों की योजना बताई थी। एक क्या बताया था, आसित गंगा तीरे, अस्थि भागीरथी, अथि भागीरथी तीरे, वो पाटलिपुत्र के किनारे और गांव और पाटलिपुत्र की कथा, उसकी कथा ये सुना जाते थे। इनकी खूबी ये थी कि ये जो कहानी सोचते थे उस कहानी को भी लिखते थे बाद में, लेकिन ये पूरी कहानी सुना जाते थे। तो वो बहुत सारी चीज़ें ये नहीं लिख सके, कुछ चीज़ें लिखी इन्होंने, कुछ छोड़ दी, लेकिन ये उपन्यास उन्होंने पूरा किया। मैं इसके लिए इन्हें बधाई दूंगा। और इनमें वही जीवंतता है, भाषा की वही गति है, किस्सा गोई वही है, और एक धड़कता हुआ गांव। कौन सा गांव है? झलारी। हाँ, तो धड़कता हुआ इनका गांव जो झलारी है वो अभी भी बोलता है। हालांकि पता नहीं अब इधर गांव जाते हैं कि नहीं जाते हैं, लेकिन वो गांव अभी भी वैसे बोल रहा है। मैं स्वागत करता हूँ इस लेखक का, और हिंदी समाज को स्वागत करता हूँ। नए उपन्यासकार के सामने 2 प्रश्न जो उठते हैं, जिस प्रकार के इन्होंने भी चर्चा की। फणीश्वर रास रेणु उस समय बहुत बड़े उपन्यासकार लेखक थे, उनके सामने अपने आप को खड़ा करने का एक वो रहता है, कोई भी नया कलाकार हो, नया हो, कैसे हम अपने आप को स्थापित करें, पोजीशन करें। दूसरी बात कि जो बातें चीज़ सब लोग जान रहा है उसको हम क्यों लिखें, किसके लिए लिखें।
इसमें हम देखते हैं, जैसे आपने लिखा है चमकलाल सिंह के सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, फिर सत्यनारायण भगवान के बारे में सब कुछ बताया। तो जो टारगेट ऑडियंस होता है जिसके लिए लिख रहे हैं उसके लिए और स्थापित करना, इसमें आपको उस समय क्या चल रहा था? क्योंकि ये लोग तो जानता है सत्यनारायण भगवान की कथा में ये चीज़ होता है, तो ये जो छोटी छोटी बातों को आपने जिक्र किया, तो इसमें पाठक, क्योंकि एक आप आंचलिकता से ऊपर जा रहे हैं राष्ट्रीयता पे, फिर भी आंचलिक चीज़ों को जो उसकी पृष्ठभूमि है या उससे जो परंपरा है, पद्धति है, उसको भी वर्णन कर रहे हैं। इसके पीछे क्या आपकी सोच रही है? अमरेंद्र जी, उस पूरे अध्याय को आप पढ़िए, वह सिर्फ सत्यनारायण की कथा नहीं है। सत्यनारायण कथा का जब प्रसाद वितरण होता है तो उसमें गांव की जो राजनीति है वह भी उसमें समाहित हो गई है। किस तरह से बटा हुआ गांव, धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर लोगों में आस्था है, लेकिन उस आस्था को भी राजनीतिक दोहन कैसे होता है, वो गांव में उन दिनों भी होता था, लेकिन वो पॉजिटिव था, निगेटिव नहीं था। ये तो सत्यनारायण कथा के बारे में हुआ। अब मैं बिमल जी से कहना चाहूँगा, बड़े आलोचक हैं और बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि है, मेरे पुराने बंधु रहे हैं और मेरी कहानियों को काफ़ी लिखते रहे हैं। तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा गांव है, ये गांव इतिहास का एक अध्याय है और इसका शीर्षक इसलिए मैंने जय गाथा रखा कि ये जय होने तक ही जो एक राष्ट्रीय जय है वो आज़ादी है। आज़ादी के जय गाथा माने जो आज़ादी हुई उसकी ही गाथा है ये। उसके बाद मेरे उपन्यास, दूसरे उपन्यास हैं जिसका नाम है उत्तर कथा, जो आज़ादी के बाद से शुरू होता है। 15 अगस्त से वो उपन्यास शुरू होता है और किस तरह से लोग, नए कांग्रेस के लोग आए हैं, सोशलिस्ट पार्टी के लोग आए हैं और पार्टी के लोग आए हैं, जो राजनीतिक घालमेल किस तरह होता है और किस तरह से एक भूदान वाले आदमी का शोषण होता है, परेशानी होती है, उसकी आश्रम बनाता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आज़ादी के बाद की स्थिति है, वो मेरे दूसरे उपन्यास उत्तर कथा में है। तो इसको अगर लिंकअप कर दीजिए तो मैंने ये लिखा और उसके बाद उत्तर कथा लिखा। असल में जो गोपेश्वर जी ने कहा, गोपेश्वर जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि रेणु को मैं भैया कहता था, मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, बड़े भाई जैसे थे वो। लेकिन जहाँ तक साहित्य का सवाल है, मैं पहले भी और आज भी रेणु के साहित्य को उतना महत्व नहीं देता हूँ जितना महत्व उनको दिया गया। इसलिए नहीं देता हूँ कि जब मैं अमेरिकन साहित्य में आंचलिक उपन्यास पढ़ता हूँ, रूस में सेलोखोव को पढ़ता हूँ या हार्डी को पढ़ता हूँ, ताराशंकर बंदोपाध्याय को पढ़ता हूँ, गोपीनाथ महांती को पढ़ता हूँ, तक्षशंकर पिल्लई को पढ़ता हूँ, इन तमाम लोगों को जब मैं पढ़ता हूँ तो रेणु वहाँ कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। उनका जो गांव है वो गांव रोमांटिक गांव है, वो गांव पूरा का पूरा गांव प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। मैं नहीं समझता हूँ कि उत्तर बिहार का कोई ऐसा गांव हो जो कि पूरे गांव रसलीला में डूबा हुआ हो। दूसरी बात यह है कि रेणु ने कुछ हिट्रोजीनियस कैरेक्टर्स पैदा किए। हिट्रोजीनियस कैरेक्टर जैसे भिम्मल मामा मैला आंचल का है। अब हिट्रोजीनियस कैरेक्टर वगैरह जो है जादुई तमाशा है, वो लोगों को पकड़ के ज़बरदस्ती लाने वाली बात होती है। मैंने इस तरह से कोई हिट्रोजीनियस कैरेक्टर नहीं जमा किया। मेरे उपन्यास में भी एक इस तरह का है जिस पर कि आप लांछन लगा सकते हैं, वो है मौजी। लेकिन मौजी को जब आप पढ़ेंगे तो बजाय इसके कि उस पर आप हंसें, बजाय इसके कि आप उसको अजूबे ढंग से लें, उसके प्रति एक अजीब सहानुभूति होती है। जब उसकी पत्नी मर जाती है, जब उसका बेटा मर जाता है, तो किस तरह से वो मिट्टी को मुंह में ले करके, आत्महत्या ही कहिए उसको, मिट्टी मुंह में ले करके और मिट्टी कुरेद के वो मर जाता है। वहाँ आकर के कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको कि संवेदना नहीं होगी। तो मैंने एक हिट्रोजीनियस होते होते कैरेक्टर को भी संवेदक चरित्र बना दिया है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने पहले भी कहा कि मैं रेणु को बड़ा भाई मानता हूँ और भैया कहता था। हमारे आपसी संबंध बड़े अच्छे थे, लेकिन साहित्य में हमारा जो संबंध था वो संबंध उनसे ज़्यादा जुड़ा हुआ हमारा था। सेठ बांकेमल के लेखक अमृतलाल नागर से, सागर लहरें मनुष्य उदय शंकर भट्ट से, बाबा नागार्जुन से जिन्होंने बलचनवा लिखा, तो इन लोगों से मेरा ज़्यादा जुड़ा हुआ था, मानसिक रूप से मैं जुड़ा हुआ था। इसलिए कि इनका जो साहित्य था सही अर्थों में आंचलिक उपन्यास हुआ। आंचलिक उपन्यास एक बड़ी अजीब धारणा है, जिस धारणा की कोई एक व्याख्या नहीं की जा सकती है।
मैंने इस पर अलग से लिखा भी है, काफ़ी लिखा। और आंचलिक उपन्यास कह के रेणु जी बाज़ार में आए, अच्छा मार्केट उनको मिला, सारी चीज़ें हुई। लेकिन आप एक बात देखिए, एक बात और सोचने की है इसमें, ये मैं थोड़ा सा रास्ते से हट के बात कर रहा हूँ गोपेश्वर जी। रेणु जी का उपन्यास जब छपा था तो उनको हाथी पर बैठाकर ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाल करके उपन्यास की पब्लिसिटी की गई थी। ठीक उसी तरह जिस तरह से आमिर खान आज अपना फिल्म बेचता है। क्या हमारे किसी उपन्यास में, आपके विमल जी, आपके किसी उपन्यास में प्रकाशक ने ढोल बाजा बजाया? नहीं बजाया। तो ये पब्लिसिटी का ज़माना है, पब्लिसिटी दूसरी तरह से की गई, पार्टी से की गई। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बोलूँगा तो कटु लगेगा, नहीं ना। अब जाति के आधार पर लेखक का महत्व होता है, गांव के आधार पर, देश के आधार पर लोगों का महत्व होता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इन सारी चीज़ों से हटा हुआ था। मेरे लिए तो यही कहावत है कि गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आज तक मैंने किसी लिखा कि आप तो हमको बचपन नौजवानी से ही जानते हैं, जबकि आप बिल्कुल नौजवान थे, मूंछें उग रही थी। मैं पढ़ रहा था, एमए का विद्यार्थी थे। मैंने आज तक किसी का दरबार न किया, न अपना दरबार करने दिया किसी को। जब मैं कुर्सी पर भी बैठा, सरकारी कुर्सी पर, तो तय है कि सरकारी कुर्सी के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा होते हैं, लेकिन मैंने वो भी नहीं होने दिया, किसी को जमा नहीं होने दिया। जो जेन्युइन लोग होते थे वही आते थे। उसी तरह से मैंने अपने गांव के लिए, कहानी के लिए जो चुना, वो मैंने कहीं से हिट्रोजीनियस कैरेक्टर नहीं चुना, ना तो मैंने फिल्मी स्टाइल में कहानी चुनी। मैंने जो ठोस गांव में देखा वही हरखू महमूद। मैंने सोचा था आज़ादी के पहले कि हरखू महमूद जो हमारे गांव के कर्ज में डूबे रहते हैं, खेतिहर मजदूर बने हुए हैं, वो सुख से जाए, सुख भोगेंगे, वो उनको सुख मिलेगा। लेकिन आज़ादी के बाद वो सारी चीज़ें हुई नहीं। तो ये जो दर्द है वो आज तक मेरे मन पे है और मैं उसी को लेकर के लिखता रहा हूँ। इसीलिए मैं गांव से आज भी मुक्त नहीं हो सका हूँ। ये मधुकर जी, मैं यहाँ एक मेरी जिज्ञासा है। हाँ। आपने जैसे अपना पार्थक्य रेणु से मैंने स्वयं बताया था। हाँ। कि रेणु के यहाँ जो एक रूमानीपन है, हाँ, वो आपके यहाँ नहीं है। जाहिर है कि वो बाद का यथार्थ भी है। हाँ। आप 1955 के बाद हाँ आते हैं कथा साहित्य में, वो नई कहानी का दौर है। हाँ। और उसमें आप देखेंगे कि दो तरह की धाराएं चल रही हैं। एक तो प्रगतिशील कथाकार हैं, भैरव प्रसाद गुप्त हैं, शेखर जोशी हैं, अमरकांत हैं। दूसरी तरफ कुछ दूसरे ढंग के लोग हैं, निर्मल वर्मा वगैरह। हाँ। आपकी कहानियों का जो स्वर है वो प्रगतिशील है, आपकी कथा साहित्य का। भाषा भी उसी तरह से है, यथार्थवादी शैली है आपकी। लेकिन आप न तो अपने को आप प्रगतिशील आंदोलन में शामिल करते हैं और न जो गैर प्रगतिशील खेमा है वहाँ शामिल करते हैं, या ऐसा आपको पढ़ते हुए हमें लगता है। तो आप क्या सोचते थे? आपकी कहानियाँ तो प्रगतिशील आंदोलन के पक्ष में खड़ी हैं, लेकिन उस तरह से आपको हम शारीरिक रूप से वहाँ उपस्थित नहीं पाते। तो इसकी वजह क्या है और इसका क्या फायदा हुआ और आपको और क्या नुकसान हुआ? गोपेश्वर जी, जी, तुलसीदास ने रामायण लिखी जी। अब उस रामायण को हरिद्वार के पंडा और आचार्य लोग भी माथे पर उठा के घूमते हैं जी, और कहते हैं कि महान पुस्तक है। रामविलास शर्मा जैसे कम्युनिस्ट भी कहते थे कि महान चीज़ है। अब ये तो दृष्टिकोण की बात है। मैंने कहानी लिखी है और मैंने कई दफ़े लोगों से कहा है कि मैंने कहानी लिखी है, आप मेरी कहानी पढ़िए, मुझको मत पढ़िए। कहानी जो भी कुछ कहती है वो आप सुनिए। अगर मेरी कहानी कहती है कि मैं प्रगतिशील हूँ तो मैं हूँ, अगर मेरी कहानी कहती है, उपन्यास मेरा कहता है कि मैं प्रगतिशील नहीं हूँ तो प्रगतिशील नहीं हूँ। लेकिन प्रगतिशील कितने दिन का मापदंड है? कालखंड में मैंने इस उपन्यास में लिखा है कि यह काल का यात्रा वृत्तांत है। मैं काल पर विश्वास करता हूँ। काल एक बहुत लंबा होता है, वो 1000 वर्ष चलता है, 2000 वर्ष चलता है, अनेक वर्षों तक चलता है। तो ये जो काल का लंबा वृत्तांत है, इसमें प्रगतिशील खेमा, अप्रगतिशील,
या कलावादी दृष्टिकोण ये कितने दिनों तक का है? 10 वर्ष का आंदोलन होता है, 15 वर्ष का आंदोलन होता है, लेकिन साहित्य तो साहित्य होता है, वो किसी खेमे में बैठ कर नहीं होता है। आप चूँकि मेरे बहुत शुरू से जानते रहे हैं कि मैं किसी खेमे में नहीं रहा। कमलेश्वर मेरा दांत कटी रोटी का दोस्त था, उसने समानांतर कहानी का आंदोलन चलाया, उसकी पत्रिका में छपता रहा हमेशा। उसने राजगीर में आंदोलन किया, उसका एक सेमिनार किया, उस सेमिनार में मैं गया और मैंने कहा कि मैं सेमिनार में आया हूँ दोस्त के नाते, ये समानांतर कहानी लेखक के नाते नहीं। तो मैं इस तरह से बेलौस आदमी था। नामवर भाई से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, बड़े भाई की तरह हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं उनके खेमे का हूँ। और जो दूसरे खेमे के लोग हैं, कलावादी लोग हैं, राजकमल चौधरी भी मेरे दोस्त थे, लेकिन मैं उन किसी खेमे में मैं नहीं पड़ा। मैं चाहता तो ऑल इंडिया रेडियो में रह करके एक अपना खेमा तैयार कर सकता था, जो ऑल इंडिया रेडियो में, टेलीविज़न में रह करके आप देख रहे हैं आज करके दो आने के लोग अच्छे अच्छे ग्रुपबाजी कर रहे हैं। मैंने कभी ये सब नहीं किया, मैंने कुर्सी का दुरुपयोग नहीं किया, अपने साहित्य का दुरुपयोग नहीं किया। मैं इसको दुरुपयोग कहता हूँ। अगर एक साहित्य अपने से जी नहीं सकता है तो उसको मर जाने दीजिए। अगर मेरा साहित्य ऐसा है कि वो जी सकता है, काल की कसौटी पर खरा उतर सकता है, तो उसको जीवित रहना चाहिए। अगर वो मरने लायक है तो उसको मर जाने दीजिए। मैं इतना संतुष्टि के साथ लिखता हूँ। मैंने कहा ना कि जब आवे संतोष धन, मेरे पास संतोष धन है। इसलिए संतोष धन है कि लोग साहित्य को बेचकर, खेमाबाजी कर, ग्रुपबाजी करके पैसा कमाते हैं, यश कमाते हैं। ईश्वर की कृपा से पैसा और यश दोनों मुझको साहित्य के इतर मिल चुका है। इसलिए मैं साहित्य को इसके लिए दुरुपयोग नहीं किया। मैंने साहित्य को साहित्य के रूप में ही उपयोग किया है। गोपेश्वर जी, यही वजह है कि प्रगतिशील मैं हूँ या नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। मैं आपको एक वाकया बता देता हूँ। ये मेरी कहानी और उपन्यास से ही संबंधित है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं जयपुर गया था, विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने एक गोष्ठी की थी रविंद्र भवन में। वहाँ मुझसे पूछा गया, मेरी कहानी के बारे में लोगों ने पूछा, तो मैंने कहा कि मेरी सारी की सारी कहानियाँ मार्क्सवाद के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पर आधारित हैं। एक पाठक था, उसने हंस के कहा कि बड़ी अजीब बात है कि विश्वम्भरनाथ उपाध्याय के यहाँ जो अतिथि होते हैं, जैसे कि कमलेश्वर आए थे, वो भी कम्युनिस्ट हो गए, आप आए हैं, आपकी भी कहानियाँ मार्क्सवादी हैं, आप सरकारी नौकर हैं, वो सेठ के नौकर थे। अब मैं सन्नाटे में आ गया सुन करके। अब इसका क्या जवाब? जो उल्टा सीधा जवाब बनता था मैंने तो दे दिया, लेकिन मुझे ये लगा कि क्या एक सरकारी नौकर मार्क्सवादी कहानी नहीं लिख सकता है क्या? ऐसी मान्यता क्यों हो गई? ऐसी मान्यता क्यों बना दी गई? किसने बना दी? डॉक्टर मधुकर इसको आसान कर देते हैं। हाँ, कि जो भी लेखक होता है, हाँ, जो सच्चा लेखक होता है, वो जन पक्षधर होता है। हाँ, सीधी सी बात है। हाँ, आपकी कहानियां जो हैं, भले ही वो आप ना माने खुद को मार्क्सवादी और खुद को हाँ, सत्ता के प्रतिपक्ष का, आप बराबर उसके प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि इस उपन्यास को आधार बनाए, लौट करके इसी पे आ जाए, तो इस उपन्यास में भी गरीबों की इस दुर्दशा के लिए आपने गरीब और जातियों को थोड़े उत्तरदायी ठहराया है, उस व्यवस्था को उत्तरदायी ठहराया है। हाँ, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, और डॉक्टर गोपेश्वर सिंह ने बहुत बढ़िया तरह से कहा कि आप एक परंपरा के लेखक हैं। हाँ, और वो एक परंपरा, उसे लोग आंचलिक परंपरा कह देते हैं, हाँ, दूसरी जनपक्षधर परंपरा कह देते हैं। बाबा नागार्जुन की एक और परंपरा जो है, उनकी लोक परंपरा जो है। इसमें देखना यह है कि आप लोगों ने जो अपने क्षेत्र चुने हैं, उन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, उन क्षेत्रों की सांस्कृतिक स्थिति, उनको उनके बुनियादी छोटे छोटे सूत्र दिए हैं। जैसे आप कोसी नदी का प्रकरण ले, तो कोसी नदी आज जुल्म नहीं कर रही है, क्योंकि उस पर जिस तरह से असंगठित होकर के बांध बनाए गए हैं, या ज़्यादा पानी रोक दिया गया। ये कुछ ऐसी वैश्विक समस्याएं हैं जिनसे लगता है कि गांव पर बहुत अत्याचार, दूसरे ये तो कई राष्ट्रीय सरहदों ने उस पर अन्याय किया है। वो नदी नेपाल से आ रही, वहाँ ठीक तरह से रक्षण नहीं किया गया। लेकिन जो मुख्य बात है कि उस गांव के प्रत्येक व्यक्ति के मन में, उसकी स्मृति में, या तो उस नदी का कोई किनारा है, जो आपने उनके नहरों के विवरण दिए हैं, हैं उन नहरों की, जेठानी और देवरानी के नहरों के विवरण से वो थोड़ा सूत्र मिलते हैं, क्या चीज़ जो गाय के डूबने वाला। और उसमें बहुत अच्छे कुछ शब्द ऐसे हैं आपके पास जो कि मुझे लगता है कि दूसरे आंचलिक कथाकारों के पास नहीं है। हल जोतने वाले के लिए आपने एक बड़ा बढ़िया शब्द दिया, मुझे बड़ा उसे रोचक लगा, और लगा कि वो तो एक छक दे जैसा शब्द है। उसे पूरे विश्व में वो हल रोहा या कुछ ऐसा सब, हथ रोहा कुछ ऐसा, और वो बिल्कुल
ग्रामीण कृषक संस्कृति की पूरी संपूर्ण उस जो व्यवस्था है उसको व्यक्त करने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके आक्रोश को रेखांकित करते हुए कि ठीक है, आप एक अच्छे लेखक हैं, एक ऐसे लेखक हैं जो निरंतर संघर्ष में रहे, काम करते रहे अपना, लेकिन जो हमारे पास आपकी सामग्री है, जो हमारे पास रेणु की सामग्री है, आज तो हम उसी से नाम देंगे ना किसी चीज़ का। अब हम क्या करें, वो सामग्री है। अब हम अध्यापक, हम आपको व्यक्तिगत रूप से माना ना जानते हों, या ये तो संयोग और सौभाग्य की जानते हैं, अब नहीं जानते हो तो हम क्या कहेंगे। हम इस अर्थ में अध्यापक लोग थोड़ी हमारी कमजोरियां भी हैं कि हमने माना कि जिस अंचल विशेष की संस्कृति, उसकी भाषा, उसके लौकिक आचरण इत्यादि जो दिखाए गए हैं वो सब उपन्यासों में है। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि गोपेश्वर सिंह जी ने बहुत ही बढ़िया तरह से एक बात कही है कि हर लेखक जो है वो अपने ढंग से करता है। आपने रेणु की तरह जो गांव के रोमान को उस तरह से नहीं एक बनाया, लेकिन रेणु ने जो सेवा की है, और वो तो आपके पत्रों से भी लगता है कि आपको जो रेणु ने पत्र लिखे थे वो ढेर सारे पत्र अभी प्रकाशित हुए और पाठकों को पढ़ने चाहिए। उन पत्रों से रेणु ने मधुकर गंगाधर की उस सृजन शक्ति की सराहना की है एक युवा लेखक को। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखिए, आज चाहे मधुकर गंगाधर जो हैं वो रेणु की आलोचना करते हो, लेकिन रेणु के पत्रों से ये लगता है कि उन्होंने बराबर एक नए लेखक की सराहना की, उसकी कदम पोशी को स्वागत योग्य बताया। ये इन्हीं के पत्रों से था। मेरे पास वो सामग्री नहीं, मैं तो जो सामग्री है उसको लेके उसकी विवेचना करता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने जिन लोगों के नामों को उल्लेख बंधुवर प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह ने किया है, रेणु, नागार्जुन, मधुकर गंगाधर, रेणु और नागार्जुन थोड़ा समकालीन थे, मधुकर गंगाधर उनके बाद आने वाले लेखों में, और बहुत सारे लेखक हैं। बल्कि कहना ये चाहिए, मुझे कभी कभी लगता है कि अगर आप थोड़ा 2-4 और नाम उसमें जोड़ दें तो वहाँ चाहे वो मैथिल में लिखता हो, चाहे किसी और भोजपुरी में लिखता हो, या कुछ है उनकी चीज़ें न उपलब्ध हों, लेकिन उनमें भी वही शक्ति जो है वो लोक की, वो अन्यत्र आपको नहीं दिखाएगी। और बहुत सारे लेखक हैं जो आंचलिक कथाकार कहे जाते हैं, उनमें नहीं है, आपके यहाँ है। और इस उपन्यास से मुझे जो मुख्य रूप से आपकी आलोचना करनी है और आपको बताना है इस उपन्यास से, ये कि इसमें एक बहुत ही बढ़िया भाषिक संरचना इसकी बड़ी अद्भुत है। इसमें वो बाधा नहीं है कि मुझे इसके लिए कहीं से कोश देखना पड़े कि ये शब्द इसका अर्थ क्या होगा। पहली बार मुझे लगा, अन्यथा मैं बहुत सारे कथाएं पढ़ता हूँ तो उसको लगता है कि मुझे भोजपुरी कोश अपने पास रखना चाहिए, नहीं आता, कई शब्द नहीं आते, मैथिल कोश रखना चाहिए। प्रवाह बहुत है भाषा का, है ना? हाँ, भाषा का प्रवाह जो सही करें। और वो आपने तो सारी युक्तियाँ उसमें ली हैं, इन्होंने उसमें गीत लिए हैं, कवित्व लिए हैं, बहुत सारे जो लोग समाज में जो प्रवाहित हैं वो चीज़ें ली हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आज जो है डॉक्टर मधुकर गंगाधर, जो अपना आगामी उपन्यास जो आपने आज़ादी के बाद लिखा, मुझे लगता है कि इस उपन्यास से वो ध्वनित होना चाहिए कि आप आगे इन गाँव के भविष्य जो हैं किस तरह होंगे। क्योंकि हम जिन गाँव का, जिनकी ओर आपने इशारा किया, अपने गाँव की ओर मैं भी इशारा करता हूँ, वो हमारी कल्पना से उसके भविष्य से परे हो गए। अब गाँव बदल चुके हैं, पता ही नहीं चलता गाँव मतलब। अब कहीं बैलगाड़ी नहीं, वो एक तरह से अंग्रेजी उधार लेना पड़ेगा कि पैराडाइज लॉस्ट है वो। हमारा जो स्वर्ग था, जब हम अब जाते हैं तो वो बिल्कुल विलुप्त हो गया है। और ये कम से कम हमारे उस पैराडाइज की भूमिकाएं जो हैं उनको हम तक पहुंचाते हैं, हमें संपुष्ट रखते हैं कि हाँ हमारे गांव ऐसे थे, हमारे गांव में ये चर्या थी। एक बहुत बड़ी चीज़ इनसे मिलती है जो भारतवर्ष के गांव में विश्व के दूसरे गांवों से अलग है, और वो है इसकी सामुदायिकता। डॉक्टर मधुकर गंगाधर ने एक जगह लिखा, जब आग लगती है फूस के गट्ठर पे तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, और ये प्रतीक रूप है। सारा भारत जब कभी कष्ट होता है तो सारा इकट्ठा हो जाता है। और ये बुनियादी चीज़ जो है भारतीय मन की, भारतीय संस्कृति से पोषित हुई जो एक तात्विक स्थिति है, उस तात्विक स्थिति को ये आंचलिक एक छोटी इकाई व्यक्त करती है। मुझे तो लगता है कि इस गांव के बारे में मैं टिप्पणी करना चाहूँगा तो मुझे लगता है कि शायद ये, अभी तो आप सिर्फ हमें 60 साल पुराना गांव दिखा रहे हैं ये, पर मुझे लगता है कि कईयों के लिए 200 साल पुराना गांव होगा भारतीय के लिए,
जो बच्चा मॉरिशस चला गया, फिजी चला गया, बर्मा चला गया, वो लौटेगा, अरे बाप रे बाप, उसके पुरखे जो 150 साल पहले गए थे, और कईयों के लिए 200-300 साल पुराना होगा। और मुझे लगता है कि ये गांव संस्कृति में एक निवसित गांव है, और इस गांव की ये जो गाथा है, ये आपने बहुत ठीक एक गांव को रूपांतरित होते हुए दिखाया है जय गाथा के रूप में आकर। अब आपने तो कह दिया कि जय गाथा, मैं इसे जयंत गाथा भी कहता हूँ कि वो वहाँ भी वो जय ही है एक चरित्र जो है। तो आलोचक के पास तो बड़ी छूट होती है, वो कहीं से भी पकड़ सकता है गांव को जो है। ये तो अमरेंद्र जी की कृपा है कि मुझको सैंडविच इन्होंने बना दिया है दो आलोचकों के बीच। मैं तो ये कहूँगा कि रवि बाबू ने एक जगह कहा है कि मेरी रचनाएं बेटियों की तरह हैं। जिस तरह से बेटी की शादी कर देने के बाद वो ससुराल चली जाती है, अगर ससुराल में उसके ससुराल वाले उसको सुख देना चाहेंगे तो बेटी सुखी रहेगी, दुख देना चाहेंगे तो दुखी रहेगी। उसी तरह से मैं आलोचक नहीं हूँ, आप दो प्राध्यापकों के बीच में सैंडविच बना हुआ हूँ। मैंने भी अपनी रचनाओं को आप लोगों के बीच रख दिया है। अब अगर उसको अच्छा लगेगा तो आप उसको अच्छा कहिए, बुरा लगे तो उसको बुरा कहिए। होता क्या है कि आजकल के दिन में ऐसा ये व्यावसायिक युग जो आ गया है, हर लेखक अपनी पब्लिसिटी आप कराना चाहता है। और ये मैं बताऊं कि जब मैं ये क्या कहते हैं नौजवान था, उस समय में भी ये बातें आई थी। कुछ बड़े लेखक जिनके आप अभी नाम लिया, चर्चा किया, उन लोगों ने भी गौरा मुखर्जी के नाम से अपने बारे में ही अपना लेख लिखा था। तो इस तरह से मैंने कोई गौरा मुखर्जी नहीं क्रिएट किया अपने लिए। मेरे लिए तो यही है कि मैंने जो लिखा वो जनता को अर्पित कर दिया। नहीं, मैंने किसी आलोचक के लिए किताब नहीं लिखी है, पाठक के लिए लिखी है। लेकिन आप लोग विज्ञजन हैं, आलोचक हैं, इसको सही जगह पर रखेंगे ताकि इसे जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो विद्यार्थी लोग हैं, या जो जानने वाले हैं, जो जानकार होना चाहते, जिज्ञासु लोग जिसको कहते हैं, वो इसको इस दृष्टिकोण से देखेंगे। ये आपका दृष्टिकोण है, ये हमें अच्छा लगा कि इसमें अच्छाई के साथ साथ बुराई भी है। बुराई, कोई भी ऐसी रचना नहीं होती है जिसमें अच्छाई के साथ बुराई नहीं होती है। मैंने आप जो अच्छाई आपने इसमें बताई, मैं उसको सिरोधार्य करता हूँ। जो बुराई इसमें गिनाई गई, मैं उसको भी सिरोधार्य करता हूँ। मैं दोनों में सम्यक रूप से सिरोधार्य करता हूँ। इसमें मैं मेरी कोई न अच्छी प्रतिक्रिया न बुरी प्रतिक्रिया है। इस उपन्यास के पढ़ने के उपरांत एक सामान्य पाठक के तौर पर हमको लगता है कुछ प्रयोग भी किए गए हैं। जैसे आपने वो मैं जानना चाहूँगा कि प्रयोग के तौर पे किया गया है कि एक नयापन देने के लिए किया गया है, किस तरह? जैसे जनरली 2 अध्याय के बीच में दूसरे उपन्यास में ऊपर टाइटल नहीं दिया जाता है। जैसे आपने शुरू किया नौलखा जाप, बाबा की विदाई, मौजी पुराण, ये सब तो नयापन देने के लिए कि एक प्रयोग के तौर पे इसको आपने नहीं प्रयोग के तौर पर ऐसे चरित्र निर्माण में भी आपने नया चरित्र गढ़ा। तो आप कहाँ रखना चाहते हैं? प्रयोगवादी लेखक या एक नयापन चरित्र? नहीं, इसमें कहिए तो मेरे भीतर जो कहानी लेखक है वो उसका ये उसकी कारगुजारी है ये। क्योंकि कहानी में एक शीर्षक तो डालते ही डालते हैं। तो मेरा जो है हर चैप्टर, आप इसको जब पढ़ेंगे तो हर चैप्टर में आपको एक नयापन मिलेगा, जो कि वो एक कंक्लूजन भी मिलेगा, उसका एक निष्कर्ष भी मिलेगा। तो चूँकि कहानी की तरह ही मैंने हर चैप्टर को लिया है, और सारे इंटरलिंक्ड भी हैं, वो आपस में जुड़े हुए भी हैं। लेकिन अलग अलग भी अगर आप पढ़ेंगे, कहीं से उठा के एक चैप्टर पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कहाँ से पढ़ा है। पाठक खाते कुंजी दे दी इन्होंने, कुंजी दे खोलो तो मतलब कहीं से भी आप उठा के एक चैप्टर पढ़ लीजिए तो आपको ऐसा नहीं, बेमजा नहीं आप पाएंगे। आपको कुछ न कुछ उसमें लगेगा कि एक कहानी मैंने पढ़ी है, इसलिए मैंने शीर्षक लगाया। कोई प्रयोग ऐसा नहीं किया। इसी चीज़ को मैं प्रोफेसर विमल से जानना चाहूँगा। एक कहानीकार को उपन्यासकार के बीच में लाना चाह रहे हैं, ये कहाँ तक? ये बढ़िया, ये एक कहते कि बड़ा न्याय संगत और विधि संगत प्रश्न है कि एक उपन्यासकार को कहानीकार को बीच में लाने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन एक किस्सा और कथा तो उपन्यास और कहानी दोनों के प्राण तत्व हैं, तो इसलिए वो आएगा ही। लेकिन इसमें एक चीज़ और है जिसकी तरफ मैंने थोड़ा सा संकेत किया था कि इस उपन्यास में इतिहासकार की दृष्टि ज़्यादा है, इतिहासकार की वैल्यूएशन, इतिहासकार के तथ्यात्मक रूप है। हम इतिहास में जब पढ़ते थे तो उसमें कौन वंश यहाँ से शुरू करते थे, अब तुगलक वंश आ गया, उसका इतिहास पढ़ना। अब तुगलक वंश की क्या
खान पान कैसा, तो इसमें आप देखेंगे पहले आरंभ में जो है हाँ। वो खान पान की संबंधी जो ये संपन्न लोग हैं ये किस तरह खाते हैं, यानी एक जगह खान पान का तो इतना अद्भुत विवरण है और उनकी मृत्यु का भी अद्भुत विवरण दिया हुआ है कि उसमें जब खाते थे तो अपने बासमती चावल जो हैं उनको दही की कुछ कटे हुए दही में वो उसको करते थे। अब ये संपन्न लोग किस तरह खाते थे, बेचारे गरीब विपन्न लोग कैसे खाएंगे, ये है उसमें। ये डॉक्टर गंगाधर से तो जानेंगे, उसके पहले प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह से जानना चाहेंगे क्योंकि उनका व्यक्तित्व को बढ़ते हुए, व्यक्ति को बढ़ते हुए इन्होंने देखा है, तो ये बता पाएंगे कि कैसे इस तरह के परिवर्तन इतिहास के प्रति उनकी रुचि या समाज के प्रति कैसे जोड़ने की कला नज़दीक से देखिए, ये बताएंगे उस पर ज़्यादा। हाँ, ये मधुकर गंगाधर को व्यक्ति रूप में देखते हुए और इनके साहित्य को पढ़ते हुए मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि गांव का जो यथार्थ है और उसके जो पेचोखम है उसकी बहुत ही बारीक पकड़ है मधुकर गंगाधर में, और बहुत ही जीवंत भाषा, बेलाग भाषा, बेलौस ढंग से कहने की शैली, ये है इनकी बात। मैं इसी के साथ एक दो बातें और कहना चाहता हूँ। जैसे लिखने के लिए तो निर्मल वर्मा ने उपन्यास भी लिखा है, लेकिन मुझे लगता है रहा है कि निर्मल वर्मा मूलतः कहानी लेखक है। वैसे ही रेणु ने कहानियाँ भी लिखी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रेणु मूलतः उपन्यासकार है। अमरकांत ने उपन्यास लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बुनियादी रूप से कहानीकार है। मुझे मधुकर गंगाधर बुनियादी रूप से कहानीकार लगते हैं। इनकी पूरी ताकत जो रचनात्मक शक्ति है वो कहानियों में प्रकट होती है। इसलिए मैंने एक बात कही ना कि इन्होंने कहानियाँ तो लिखी, उपन्यास की योजनाएं बनाते रहे और बहुत सारे उपन्यास योजना में ही रह गए, नहीं लिख पाए। तो उसका कारण कहीं ना कहीं होगा कि ये जो सोचते थे वो कहानियों में वो चीज़ें आ जाती थी। इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो अलग अलग चैप्टर हैं वो कहीं ना कहीं इनके कहानीकार को ही व्यक्त करते हैं। और ये मुझे मधुकर गंगाधर के लेखक की, कथाकार की सीमा लगती रही है, और मुझे लगता रहा है कि इनको अपना क्षेत्र चुन लेना चाहिए था कि मुझे कहानी के बाहर नहीं जाना है। इन्होंने पहले भी मोतियों वाले हाथ, फिर से कहो, हाँ, ये 3-4 उपन्यास, छोटे छोटे उपन्यास लिखे हैं। तो बेहतर यही हुआ कि हम लोग डॉक्टर गंगाधर से जानें कि ये कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, और वस्तुतः जनरली ये भी कहा जाता है जो सबसे करीब होता है वो लोग पहले लिखता है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले कविता लिखी। तो आखिर ये क्या है, क्या इनकी एक सवाल मेरा भी जीवन से जानना चाहता हूं, स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, इसी से जुड़ा हुआ उत्तर यही देंगे कि जिस माध्यम में इन्होंने काम किया है आरंभ में, श्रव्य माध्यम में, उसका भरपूर उपयोग किया। मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ ऐसी ध्वनियों का, ये ध्वनियाँ मैं तुलना करता रहा, क्या मैंने कहीं रेणु में या कृष्णा सोवती में कहीं सुनी? नहीं, ये पहली बात। और ये यानी इसमें कुछ विवरण है, उनमें वो ध्वनियाँ, एक जगह राजकुमार वाली कहानी है, वहाँ उस ध्वनि का उपयोग किया। इस तरह से इन्होंने अब ये प्रभाव इन पर माध्यम का पड़ा या इनके नैसर्गिक रूप से इनके बीच में था, या क्योंकि वहाँ तो प्रयोग करने पड़ते थे? नहीं, माध्यम का देखिए कि माध्यम के जीवन पर भी लेकर इन्होंने बहुत अच्छी कहानियाँ, जैसे शेर छाप कुर्सी का रोजना, हिंदी की अद्भुत कहानी है, जिसकी ओर आलोचकों का ध्यान जाना चाहिए। मधुकर जी, मैं एक और कहना चाहता था, जहाँ मैं आपकी कहानियों की ताकत की बात कर रहा था, वहीं आपने कहा ना कि खान पान का, तो मुझे लगता रहा है कि मधुकर गंगाधर में गाँव का एक मोह है। अब ये मोह जो है वहाँ की जो पुरानी चीज़ें हैं, वो ठाट बाट हैं, जो समृद्ध लोगों के जो खान पान के तरीके हैं, वो एक मोह है। अब ये मोह कितना बाधक है एक यथार्थवादी दृष्टि, यथार्थ चेतना, यथार्थ चित्रण में, और कितना साधक है, ये तो लेखक मैं खुद इन्हीं से जानना चाहूँगा कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो सही है या नहीं है।
गांव के प्रति मोह है और व्यवस्था के प्रति विद्रोह भी है। नहीं देखिए, उसे गांव के प्रति तो मोह है, लेकिन गांव में सिर्फ बड़े लोग ही नहीं हैं, छोटे लोग भी होते हैं। और मेरे जो इस उपन्यास में भी एक तरफ तो जमींदार वर्ग हैं, ज़मीन वाले लोग हैं, दूसरी तरफ खेतिहर मजदूर हैं, नौकर हैं, वो अजीब अजीब हैं। उसमें आपने देखा होगा शुरू में ही, प्रारंभ में ही, एक नौकर को गाय डूब जाने की वजह से उस नौकर को उठा के दलदल में फेंक दिया गया है। अब इस तरह के भी अत्याचार होता है, मैंने उसके प्रति सहानुभूति जताई है। खान पान में भी मैंने वही चीज़ दिखलाया है, सब चीज़ दिखलाया है। जहाँ तक उपन्यास के बड़े और छोटे होने का और कहानी लिखने का है, मैं ही नहीं, 55 के बाद से जो कहानी लेखक आए वो तमाम लोगों ने उपन्यास को 2 वर्गों में बांट दिया। एक उपन्यास है पेनोर्मिक, वो पेनोर्मिक उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा, भगवती चरण वर्मा ने लिखा, अमृतलाल नागर ने लिखा। पेनोर्मिक उपन्यास होता है कि एक करीने से यहाँ गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, ज़मींदार भी हैं, दरोगा भी, हवलदार भी हैं, सारी चीज़ें हैं, पूरी दुनिया, संसार का रचना। और हम लोगों से मेरा मतलब है जो नई सोच के लोग आए, जैसे कमलेश्वर हैं, जैसे अमरकांत हैं, जैसे मुद्रा राक्षस है, जैसे मार्कंडे है, जैसे मैं हूँ, सानी है, सिद्धेश है, ये तमाम लोग, इन तमाम लोगों ने जो उपन्यास लिखे, फोकस पद्धति के उपन्यास लिखे। जैसे टॉर्च का फोकस होता है, एक ख़ास चीज़ पर जाता है, वो चारों तरफ से वो नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बर्बाद करता है, एक ख़ास चीज़ को पॉइंट करता है। इसी तरह से कमलेश्वर के जितने उपन्यास हैं, मार्कंडे के जितने उपन्यास हैं, हमारे जितने उपन्यास हैं, वो तमाम एक फोकस पद्धति से लिखे गए हैं और इसीलिए वो छोटे हैं। तो वो पेनोर्मिक स्टाइल में नहीं लिखे गए हैं। पेनोर्मिक स्टाइल में लिखने वाले जो लेखक थे वो आउट ऑफ डेट हम लोग मानते थे उसको, चाहे वह राजेंद्र यादव ही क्यों नहीं हो। वो हमारी सोच के आदमी नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि आज जो सोच है, आज कोई आदमी, आज तक की बात मैं कर रहा हूँ, आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं है कि इत्मीनान से इजी चेयर में बैठ करके 600 पेज का उपन्यास पढ़े। मेरे एक मित्र ने 1000 पेज का एक उपन्यास मेरे पास भेजा और बड़े ही गंभीर दोस्त थे, दांत कटी रोटी वाले दोस्त, और उस उपन्यास को मैंने 18 दिन में ख़त्म किया और लगातार दिन रात पढ़ करके, और उसके बाद जो मानसिक तनाव मैंने झेला वो मैं ही जानता हूँ। तो जब मैं पढ़ने में मानसिक तनाव झेल सकता हूँ तो फिर लिखूँगा क्यों, दूसरों को क्यों मानसिक तनाव दूँ। इसलिए मैंने छोटे उपन्यास लिखे, कहानी कला के उपन्यास लिखे। मैंने उपन्यास कला की कहानियाँ नहीं लिखी हैं। अच्छा। पहले उपन्यास कला की कहानियाँ भी लिखी जाती थी, लंबी लंबी कहानियाँ लिखे जा रहे हैं 20 पेज 25 पेज की। आपने देखा होगा कि 55 के बाद की जो कहानियाँ भी आई हैं वो बहुत लंबी कहानियाँ नहीं हैं, जो अच्छी कहानियाँ हैं, जो अच्छी कहानियाँ हैं, मेरा मतलब है जो श्रेष्ठ कहानियाँ हैं, गिनने लायक कहानियाँ हैं। अच्छा, खुद जो हमारे बगल में गंगा प्रसाद विमल बैठे हुए हैं, इनका ही उपन्यास क्या है, वो फोकस पद्धति का उपन्यास है, जो आदमखोर वाला जो वो है, मृगांतक उपन्यास। इनका जो मृगांतक उपन्यास वो फोकस पद्धति का उपन्यास है। ये भी नई सोच के लोग हैं, इनकी भी कहानियाँ उसी तरह हुआ। दूधनाथ सिंह के जो चीज़ हुए, मैंने जो नई सोच के लोग आए उन्होंने छोटे उपन्यास ही लिखे। इसलिए मैंने जो उपन्यास लिखे हैं आप उसको बड़ी कहानी मान लीजिए। नहीं, मैं उपन्यास का क्लेम नहीं कर रहा हूँ, या उसको आप क्या कहते हैं, हाँ बड़ी कहानी आप उसको कह सकते हैं कि एक बड़ी कहानी है, लेकिन वो एक फोकस पद्धति से लिखा हुआ है। उसमें पेनोर्मिक पूरा संसार नहीं है, पूरा संसार नहीं। लोग जो कहते थे, पहले उपन्यासकार कहते थे कि हम संसार की रचना कर रहे हैं। हम संसार की रचना करने वाले ने ब्रह्मा नहीं है। हम से मतलब है कि जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, जो आज तक हैं, वो सिर्फ समस्याओं से निदान पाते हैं, समस्याओं को उठाते हैं और उसका निराकरण करते हैं। तो समस्याओं को निराकरण करने के लिए कोई एक मुकदमा अगर किसी मजिस्ट्रेट के पास जाता है तो गांव भर के मुकदमे का फैसला नहीं करता है, वो एक ही मुकदमे का फैसला करता है। तो दोनों आलोचक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हमारे उपन्यास को आप फोकस पद्धति से देखिए, मैं तो ये टिप्पणी करना चाहूँगा कि आप क्योंकि मधुकर सिंह हैं, तो आप सिंहावलोकन की दृष्टि से उस पूरे समाज को देखते, जो दिख गया उसका उल्लेख कर दिया, और एक विहंगावलोकन होता है, विहंगावलोकन। लेकिन ये तो एक विनोदपूर्वक टिप्पणी है, परंतु ये मानना चाहिए कि इस उपन्यास में आपने भारतीय ग्राम के उस त्रासदिक जो अवसर है उसका दिया विवरण जो आज़ादी पूर्व था,
वो सत्य है, वो ऐतिहासिक सत्य है, वही है। और उससे बदलाव का जो छटपटाहट, बदलाव की छटपटाहट है, उसमें जाति व्यवस्था कैसी थी, छुआछूत कैसा था, खान पान कैसा था, पर्व त्योहार कैसा था, विवाह शादी जन्म मरण सारी चीज़ें छोटे से उपन्यास में ही एक गांव की। इसीलिए मैंने कहा, और इसलिए इसकी भूमिका मैंने लिखा है कि यह उपन्यास काल का यात्रा वृत्तांत है, ट्रैवलर है। माने ये उपन्यास कम है, ये यात्रा वृत्तांत ज़्यादा है। तो ये काल खंड को मैंने लिया है और एक गांव को लिया है। तो उस काल खंड में जो गांव कहाँ से कहाँ तक जाता है, कैसे करता है, वो है। तो इसको उसी परिप्रेक्ष्य में लोगों को देखा जाना चाहिए। आपने जो सवाल उठाया था, जो नए गांव का संकेत दें, वो तो मैंने कहा ना कि उसके बाद वाला उपन्यास जो है 15 अगस्त में मैंने इसको समाप्त किया है। और दूसरा उपन्यास जो मेरा है उत्तर कथा, तो शीर्षक से ही बता रहा है कि उत्तर कथा है वो। तो उत्तर कथा 15 अगस्त से ही शुरू होता है कि गांव में मेहराब बनाया जा रहा है, 15 अगस्त का झंडा उठाया जाएगा। इसमें जैसे आखिरी चैप्टर जो है वो रात में सुनेगा और दूसरे दिन की तैयारी कर रहा है। दूसरा उपन्यास दूसरे दिन की तैयारी से शुरू किया है, वो उपन्यास है। तो एक खंड में दे देते तो अच्छा लगता, लेकिन वो दूसरे खंड में लिखा गया है, यही है। अच्छा, अब गोपेश्वर जी ने जो मेरा कहा कि अस्थि भागीरथी तीरे उपन्यास मैंने आपको सुनाया था, वो इसी उपन्यास का था। आगे का चैप्टर है, देखिए अगर समय ने साथ दिया, स्वास्थ्य ने साथ दिया, कोशिश कर रहा हूँ कि लिखने का, मैं लिखूँगा, उसमें आगे भी लिखना चाहता हूँ। तो उपन्यास के सिलसिले में जो आप लोगों की राय होगी वही राय है, जो पाठक इसको कहें वही है। जीवन में तो आपने संतोषप्रद स्थिति अपना को आप पालन किया, लेकिन साहित्य में देखते हैं कि सभी विधाओं में, चाहे कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो या और अन्य लेखन हो, सब में आपने कुछ न कुछ करने की कोशिश की। संस्मरण मधुकर गंगाधर ने संस्मरण बहुत अच्छे लिखे हैं। आंखें मेरी बाकी उनका, वो किताब आ रही है, बड़े पैमाने पर। वो इनकी एक पुस्तक थी जिसमें सभी विधाओं राजकमल चौधरी पर, जनार्दन प्रसाद झा द्विज पर, नलिन विलोचन शर्मा पर, दूसरे इतने अच्छे संस्मरण हैं। वो संस्मरण भी है और मूल्यांकन भी है, आ रहे हैं, वो उपन्यास आ रहा है, वो किताब आ रही है। हाँ, तो देखिए अमरेंद्र जी, आपने जो सवाल किया, मेरा मानना ये है कि कोई भी लेखक वो सिर्फ लेखक होता है, वह न कवि होता है, न नाटककार होता है, न उपन्यासकार होता है। कोई कविता आती है, लेखक को चुन लेती है, कोई कहानी आती है, लेखक को चुन लेती है, कोई उपन्यास आता है, लेखक को चुन लेता है। लेखक न तो कहानी चुनता है, न उपन्यास चुनता है, न कविता चुनता है। मेरे साथ भी यही हुआ है। कविता आती है, मुझे चुन लेती है, मैं कविता लिख देता हूँ। कहानी आती है, मुझे चुन लेती है, मैं कहानी लिख देता हूँ। मैं खास करके इसको बना करके कि मैं कहानी ही लिखूं, ऐसा नहीं सोचता। इसलिए रचनाकार जो होता है वो रचनाकार होता है। आप बड़े लेखक किसी को भी देखें, मैं अपनी तुलना बड़े लेखकों से नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा लेखक हूँ, लेकिन अब जैसे रवि बाबू को लीजिए, उन्होंने क्या नहीं लिखा, बाल साहित्य से लेकर सारी चीज़ें लिखी। दिनकर जी को देखिए, बाल साहित्य से लेकर के कहानी कविता तक उन्होंने कहानी भी लिखी, उन्होंने आलोचना भी लिखी, ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखे, कविता तो लिखी ही लिखी हैं। तो जो रचनाकार होता है वो रचनाकार होता है। विमल जी हैं बैठे हुए, उपन्यास भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं। गोपेश्वर भी सारी चीज़ें लिखते हैं, विधा। तो ऐसा है कि रचनाकार तो रचनाकार होता है। तो अब समय का कमी है, इसलिए जब इसको ख़त्म करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नए लेखकों के लिए, नए रचनाकारों, नए साहित्यकारों के लिए आपकी ओर से क्या मार्गदर्शन होगा, क्या करना चाहिए? 2-3 शब्दों के साथ आप बोले, उसके बाद हम देखिए इस कार्यक्रम को। मैं सबसे पहले तो अपने को असमर्थ पाता हूँ कि मैं नए लेखकों के लिए कोई संदेश दूँ, क्योंकि इस दिल्ली शहर में सिर्फ संदेश देने वाले ही आधे दर्जन बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अध्यक्षता करते हैं, संदेश देते हैं। उनसे संदेश लें। मैं एक संदेश सिर्फ इतना देना चाहूँगा, सिर्फ इतना, कि दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर कविता न लिखी जा सके, दुनिया की ऐसी कोई घटना नहीं है जिस पर कि कहानी नहीं लिखी जा सके। सवाल है कि आप उस दृष्टिकोण से उसको देखिए। हर लेखक के भीतर एक कहानी लेखक, एक उपन्यासकार, एक कवि बैठा हुआ होता है। वो उसको प्रकट करे, नौजवान उसको लिखे। लेकिन ऐसा है कि अब तिक्रम और भाग्य अलग चीज़ है जिस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ।
एक कहावत है कि आर्ट कम्स बाय प्रैक्टिस नेवर बाय चांस। तो बाय चांस भी आता है, आया है हिंदी साहित्य में, बहुतों को बाय चांस आया है। एक कहानी लिखी और व्यास बन गए, कुछ हो गए, तो बाय चांस हुआ, या तो भाग्य ने साथ दिया या कुछ वैसी परिस्थितियां बनी होंगी। जनरली नए लोग ऐसा करें कि लिखें और लगातार लिखें, लेकिन लिखने के लिए पहले पढ़ें। जैसे लिखने के लिए कागज़ कलम जरूरी है, उसी तरह से शब्द को प्रकट करने के लिए शब्द का ज्ञान जरूरी है। हिंदी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि शब्द का अपव्यय बहुत होता है। तो शब्द को जितना वो लिखें, वो सोचें कि हम कितना नहीं लिख करके एक बात कह सकते हैं, यह बड़ी चीज़ है। मित्रों, आपने डॉक्टर मधुकर गंगाधर को और अन्य विद्वत्गण डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह को सुना, और जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर मधुकर गंगाधर का व्यक्तित्व का सबसे बड़ा जो मूलधन है वो है साफगोई, और साफगोई के साथ सरलता और विनम्रता, यही इनकी पूंजी है, यही इनके उपन्यास में झलकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब में रहे, तभी कोई साहित्य महान साहित्य बन सकता है, महान साहित्यकार बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं और आप सबको धन्यवाद देते हैं, और आपकी ओर से इन विद्वज्जन को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने यहाँ आकर अपना व्याख्यान दिया। धन्यवाद।